क्या म्यूचुअल फंड सही है? वेल, सही तो है, लेकिन इससे भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और वो है ETF। आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ETF नाम की चीज़ होती क्या है, यह काम कैसे करता है और ये म्यूचुअल फंड या स्टॉक से कैसे अलग है। इमेजिन कीजिए, एक सिंगल क्लिक में रिलायंस, TCS और इन्फोसिस जैसी टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना बिना किसी स्टॉक को इंडिविजुअल परचेस किए। यही मैजिक होता है ETFs के साथ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ETF काम कैसे करता है? क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और कैसे आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए द स्विंग एकेडमी के साथ। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इमेजिन कीजिए, आपको अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ना तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है और ना ही इतना ज़्यादा पैसा कि सबको इंडिविजुअल परचेस कर सकें। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ETF। ETF एक टाइप का फंड ही होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करता है और एक बास्केट बनाता है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड जैसे एसेट्स क्लासेस होते हैं। यानी एक ही ETF लेने का मतलब है कि आपका पैसा कई जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। ETF म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफाइड होता है और स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर भी ट्रेड होता है। यानी आप इसे मार्केट के ओपन हावर्स में बाई या सेल कर सकते हैं, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। एक ETF खरीदने का मतलब है कि आप इनडायरेक्टली उस बास्केट के अंदर के सभी स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपने निफ्टी 50 का ETF खरीदा, इसका मतलब आपने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक और भी कई सारी कंपनीज। ETF बिल्कुल एक स्टॉक की तरह होता है। आप इसे मार्केट के ओपन हावर्स में बाई या सेल कर सकते हैं, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। और सबसे खास बात कि आप ETF में अपना लिमिट प्राइस सेट करके भी माल उठा सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अगर आपका ऑर्डर 3 बजे से पहले जा रहा है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते नहीं करते आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस के बारे में बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पे ऐसा हंगामा हुआ था कि जब 4 जून 2024 को इलेक्शन वाले दिन, उस दिन मार्केट लगभग 8 से 10% तक नीचे गई। अब उस दिन कई इन्वेस्टर्स ने कहा कि जी हमें म्यूचुअल फंड चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में होती है NAV। अगर आपने निफ्टी 50 का ETF खरीदा है तो जो निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा है 250 रुपये के आसपास, इसे ही NAV बोला जाता है। और म्यूचुअल फंड में आपको हमेशा क्लोजिंग की NAV मिलती है, यानी कि डेली में मार्केट में जो भी मूवमेंट हुआ, मार्केट क्लोज कहाँ करता है वो मैटर करता है, जबकि ETF में ऐसा नहीं होता। और अब कई लोगों ने बोला कि जी हमें म्यूचुअल फंड चाहिए, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लोगों को अगले दिन की NAV मिली। अगर आप म्यूचुअल फंड में 3 बजे से पहले पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो पैसा उस फंड के अकाउंट में भी चला जाता है, तो आपको उसी दिन की क्लोजिंग की NAV मिलनी चाहिए। बट उस दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सभी लोगों का पैसा अगले दिन गया और लोगों को अगले दिन की NAV मिली, और अगले दिन मार्केट भी रिकवर कर गया लगभग 5 से 6%। तो जो व्यक्ति 10% के गिरावट में पैसा लगाना चाहता था, उसे तो कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला। बट ऐसा ETF में नहीं होता है। आप ETF में अपना प्राइस लिमिट सेट करके क्वांटिटी बाई कर सकते हो। ये इसका एक मोस्ट एडवांटेज हो जाता है। और सबसे खास बात कि ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जो कि इसे काफ़ी एट्रैक्टिव बना देता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उस फंड का जो भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट फीस होता है उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है।
तो अब कई सारे लोग पूछेंगे कि आखिर ETF कितने प्रकार का होता है। तो ETF बहुत प्रकार का होता है। ETF एक इंडेक्स का भी हो सकता है और एक पार्टिकुलर सेक्टर का भी हो सकता है। अगर आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को परचेस करना चाहते हो लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप निफ्टी 20 को परचेस कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये के आसपास आपको पूरी की पूरी 50 कंपनियों का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मिल जाता है जो कि आपके सभी पैसे को थोड़े थोड़े करके 50 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड कर देगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्टर का भी ETF को परचेस कर सकते हो। अगर कोई आदमी आकर बोलता है कि मुझे आने वाले समय में ऑटो सेक्टर और EV सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट होता हुआ दिख रहा है तो आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाकर ऑटो ETF लिखिएगा तो आपको उसका भी ETF देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि ऑटो सेक्टर के टॉप कंपनीज की लिस्ट आपके सामने नज़र आएंगे। तो इसी प्रकार अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इंडिया से ज़्यादा चाइना में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, मुझे US में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, तो आप इंडिया में रहते हुए चाइना के IT सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि MAHK टेक नाम की एक कंपनी है जिसने कि एक साल में 100% प्लस का रिटर्न दिया है चाइना के IT सेक्टर में इन्वेस्ट करते हुए। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मुझे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जैसे गूगल, एप्पल, अमेजोन, तो उसका भी एक ETF है जिसका कि नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF, जो कि US की टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तो अब आप ETF के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आखिर अब बेस्ट कौन है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है या डायरेक्ट स्टॉक्स बेस्ट है या फिर ETF बेस्ट है। तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको इंट्राडे की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि 6 से 12 महीने, इसका मतलब 5 से 10 साल का कम से कम जिसका हॉरिजॉन है उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखने वाला है SIP के अंदर, क्योंकि आप छोटी छोटी अभी तो फंड ही अरेंज करते रह जाओगे और आपका एक बड़ा अमाउंट आने का वेट है। फिर उसके बाद जो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा वो सबसे ज़बरदस्त होता है। अब बात आता है डायरेक्ट स्टॉक्स का। हाई रिस्क हाई रिवार्ड, आपका यहाँ पे हारने और जीतने का चांस सेम है 50-50। आप किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल में पैसा लगाते हो, अगर आपके अकॉर्डिंग वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है, तो आप अच्छा मूवमेंट वहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर रिसर्च और अपनी रिसर्च अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में, जो कि ये हाई रिस्क हाई जोन हो जाता है। अब बात आता है ETF का, तो ये इन दोनों का हाइब्रिड है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इंट्राडे की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि इसे एक बेटर ऑप्शन बना देता है। तो ETF इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिंग। आई होप आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जल्द से जल्द डीमेट अकाउंट खुलवा लें। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के साथ। इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे अहेड। जय हिंद।